Gauri. Today we are going to learn the IUPAC nomenclature. That is the lecture number 2. Sorry. That is the lecture number 2 of that IUPAC system. IUPAC system. This is the second lecture. So we are going to learn this IUPAC system. In that previous lecture, that is in yesterday's lecture, we have seen that is how we can write any IUPAC system in the format of 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 2. In that format, we can write that IUPAC system. What is the meaning of the 2? This 2 represents that it is the secondary prefix. It is the secondary prefix. This shows that this is the primary prefix. This 0 shows that this is the word root. What is this? This is the word root. And this 1 is the primary suffix. Primary suffix. And this 2 represents the secondary suffix. ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, उसका मैंने आज आपको रिवीजन करा दिया है. हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में कल के लेक्चर में डिटेल इंफॉर्मेशन ली थी. इन दैट सेकेंडरी प्रीफिक्स वी हैव गिवन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. इसमें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो हम यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्काइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप और we can use anything here. In that primary prefix हम cyclocompounds, spirocompounds and bicyclocompounds हम यहाँ यूज कर सकते हैं. This is about the prefix. अगर हम कुछ बात कर रहे हैं अब हमें इसमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं तो हम इसका नाम वेरी एक्यूरेटली लिख सकते हैं. तो आज हम आज के लेक्चर से अभी से स्टार्ट करेंगे. ये थी हमारी रिवीजन और उसके पहले लेक्चर में हमने हमारे बेसिक्स कवर किए थे. हमने कुछ साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन भी ली थी, वो भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट की तरह में रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो. हमने जो जो पढ़ा है वो रिवाइज करते रहना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए. इसलिए पहले साइंटिस्ट थे निकोलस लैम्ब्री. उन्होंने क्लासिफाई किया था. उन्होंने किस तरह क्लासिफाई किया था? मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल. एग्जाम्पल तो आपको भी याद हो ही गए होंगे क्योंकि हमने 2-3 लेक्चर में उसे बहुत अच्छे से रट्टा मार लिया था इसकी थ्योरी पे. तो आपकी बहुत अच्छे से इस पे कमांड अब होगी ऐसा मैं समझती हूँ. अगर मैं मिनरल की बात करूँ तो हम मिनरल के बारे में गोल्ड, सिल्वर. अगर मैं वेजिटेबल की बात करूँ तो हम इसमें कह सकते हैं शुगर. एंड एनिमल की बात करूँ तो जिलेटिन. इस तरह से हम इसके बारे में कह सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका कि नाम हमें हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है लेकिन हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी. उस साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे क्लासिफाई किया था. ऑर्गेनिक माने जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हम उसे ऑर्गेनिक कहते हैं और इनऑर्गेनिक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना मिलके बाकी औरों से मिले हम उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे हमारे बर्जेलियस साहब. बर्जेलियस. उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इनका कहना कहीं ना कहीं गलत था. और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड धरती पर मिले तो वो बाय गॉड और बाय चमत्कारी शक्ति से और मिस्टीरियसली हमें मिलता था. इसीलिए इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे हम इस थ्योरी से भी जानते थे, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी. और हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इसे, दैट इज द मिस्टीरियस यानी चमत्कारिक मिस्टीरियस फोर्स थ्योरी. उसके बाद जो लास्ट के साइंटिस्ट थे
दैट इज द वोलर, दैट इज द वोलर। इस वोलर ने एक ऐतिहासिक काम किया था, यानी कि उन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पहली बार ही एक यूरिया नाम का कंपाउंड बनाया था और इन्होंने बर्जेलियस साहब को गलत प्रूफ कर दिया था। और उन्होंने बर्जेलियस साहब को कैसा प्रूफ किया था? गलत प्रूफ किया था। उन्होंने वो वोलर सिंथेसिस कैसे बनाई थी? उन्होंने NH4CNO को इन्होंने हीट और यहाँ रीअरेंज किया था और आफ्टर रीअरेंजमेंट उन्हें NH2C+O NH2 की प्राप्ति हुई थी और इस प्राप्ति को उन्होंने यूरिया का नाम दिया। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से हमने कुछ हमारे पहले 2 लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने बॉन्ड लाइन फार्मूला, एक्सपेंडेड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये सब कुछ किया था। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन, हम इसके बारे में जानकारी लेने के लिए शुरुआत की थी। अब अगर हम बात करें, मैं आपके कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप मुझे प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शियरी कौन सा, ये सब कुछ आप मुझे बताएंगे। अगर मैं बात करूं हम प्राइमरी कैसे पहचानेंगे, तो अगर हमें कोई कहे कि फॉलोइंग which is the primary, which is secondary, which is tertiary and which is the quaternary, तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हमें कोई प्राइमरी के बारे में पूछ रहा है, सपोज दिस इज द कार्बन, दिस इज प्राइमरी और नॉट, दिस इज द प्राइमरी। अगर मैं दिस इज नॉट द प्राइमरी, दिस इज द सुपर जीरो कार्बन, but the super zero carbon is not accepted by the IUPAC. What is the long form of the IUPAC? Indian Union Research of Pure and Applied Chemistry. This is the IUPAC और कुछ लोग इसे IUPAC के नाम से भी जानते हैं। अगर ये कार्बन और ये कार्बन अगर एक दूसरे को अटैच किए जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। अगर इस चेन में इस कार्बन को जोड़ दूं तो मैं ये कौन सा कार्बन हो गया? ये बीच वाला कार्बन सेकेंडरी। लेकिन ये जो आजू बाजू के कार्बन है, अगल बगल के कार्बन है, वो कैसे कार्बन हुए? ये दोनों भी प्राइमरी कार्बन हुए। और एक जोड़ दूं मैं इसे, तो सपोज ये कार्बन तो ऐसे जुड़े हैं और इस कार्बन से पीछे से मैं ये जोड़ दूं, तो अगर ये कार्बन आप सेंटर वाला पकड़ेंगे, ये कार्बन जिसमें मैंने अपनी उंगलियां रखी है, तो ये होगा टर्शियरी और बाकी सब होंगे प्राइमरी। और अगर आपको क्वाटरनरी चाहिए तो अब आपको इमेजिन करना होगा कि एक बीच में कार्बन है, उसको अगल बगल 4 कार्बन ने घेर लिया है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी? क्वाटरनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई है आपकी? क्वाटरनरी कंडीशन। आप इस प्रकार इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन ये क्लियर है तो आप इसमें हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी है तो 2 हाइड्रोजन। ये इसमें आप में से कोई भी इसे रट्टा नहीं मारेगा। अगर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे रट्टा मारेंगे, लेकिन अगर मैंने ऐसे कंपाउंड दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH एंड देन CH3, ये कार्बन है सेकेंडरी, बट हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन? देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट हैज ओनली 1 हाइड्रोजन।
सो हम ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन या क्लियरली हम नहीं बोल सकते कि अगर सेकेंडरी है तो 2 ही कार्बन हो गए, अगर ये सेकेंडरी है तो ये भी हम सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ नो हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है। यहाँ मैंने कौन सा बॉन्ड क्रिएट किया है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। और अगर कॉन्सेप्ट्स को स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर होना चाहे तो आपको रेगुलरली रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी से भूल जाती है। तो चलो आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। ये तो था सब लेक्चर्स का एक अच्छे से रिविजन। अब रूल्स ऑफ IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature। सबसे पहला रूल, अगर हमें एक कार्बन चेन दिए वाली है और अगर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। सपोज मैं यहाँ रूल्स लिखूंगी और इस साइड में आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, तो आप भी रूल्स अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा अभी? मैंने अभी ये कहा कि अगर आपको एक लॉन्ग चेन दिए वाली है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हमें एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी होगी कि जिसके एकदम लॉन्गेस्ट चेन हो, या फिर हमें ऐसी चेन दिए वाली हो सकती है। इस चेन में भी कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हमें ऐसे चेन चूज करनी है ताकि वो बड़े कार्बन यानी कि मैक्सिमम कार्बन की हो। अगर हम काउंट करें तो ये तो हमें स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज करेंगे? अब तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हम ऐसे भी चूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इस प्रकार से भी 9 जा सकते हैं और इस प्रकार से भी 9 जा सकते हैं। ये तो एक हमारा ट्विस्ट था, एक हमारा था कि हमें 9 कार्बन दोनों चेन से भी मिले। लेकिन इसमें भी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें चेन कहाँ से छोटी है, लोकेंट लोएस्ट रूल, हमें ये भी यहाँ अप्लाई करना होगा। लेकिन हम पहला रूल ही पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ चेन के बारे में ही यहाँ ध्यान रखेंगे। तो चलो अब पहला रूल लिखेंगे हम। इफ देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, no double or triple bond in the carbon in the given carbon chain, then we have to choose maximum number of carbon chain. This is the first rule. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Then number of the, अगर हमें यही रूल फॉलो करना है तो हमें आगे का रूल पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे के रूल में ऐसा कहा गया है, दैट इज हम अब लोकेंट नंबर की बात करेंगे। हम किस चीज़ की बात करेंगे? लोकेंट नंबर।
सपोज ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स है। क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला ग्रुप है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने कल के लेक्चर में ये भी देखा था, हम सब्स्टिट्यूएंट किससे कहते हैं। जिन्होंने आज पहली बार लेक्चर देख रहे होंगे उन्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है ये समझ नहीं आएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे पिछले लेक्चर के जाके भी आप सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस चेन में और मैंने ये यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ क्या करना होगा, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ऐसे करें तो 5। तो हमने कौन सी चेन चूज की है? हमने ये वाली चेन यहाँ से सिलेक्ट की है और चूज की है। सो अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो इसका सब्स्टिट्यूएंट है इससे हम नंबर कौन सा आ रहा है। अगर नजदीक से आ रहा होगा तो वो देंगे। सपोज फर्स्ट, अगर हम यहाँ से लिखे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये यहाँ से इस कार्बन को नंबर कितना आया? 3 नंबर। और हम यहाँ से बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ से 4th नंबर आ रहा है। तो हमारे लिए 3 इज द बेस्ट। 3 इज द बेस्ट। ये चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। तो हमें इसका वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। What is the word root? Hexane is the word root. Why I am written here ANE? Because in that chain no double on the triple bond, so I have written the A and E as a prefix. अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? हम यहाँ ऐसे हाइड्रोजन की वैलेंसी इस सभी कार्बन में आपको फुलफिल करनी है, मैंने फुलफिल नहीं की है यहाँ। अगर मैं बात करूँ 3 मिथाइल हेक्सेन, ये उसका हो गया आयुपैक नेम। ये कौन सा नेम हो गया उसका? आयुपैक नेम। यहाँ हमने ये लिखने की नहीं जरूरत थी, लेकिन बहुत इजी था इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब हमें रूल क्या पढ़ना था यहाँ कि जहाँ से हमें नजदीक पड़े हम वहां से ही उसकी नंबरिंग करेंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, देखिएगा। अगर एग्जांपल की बात की जाए, this 1 2 3 4 5 6, this is the 6th carbon, okay, this is the 7th carbon. Then we have to write here as this and as this. Then from where you have to do numbering. Yes, anyone? आपके ब्रेन को दौड़ाइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका। यस, पॉज कीजिएगा और थोड़ा अपने ब्रेन को विचार करने की शक्ति दीजिए। यस, यस, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 कार्बन की चेन है। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो मैंने ब्लैक से किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसे 3 और 6, हमने जब पहला तरीका अपनाया तो 3 और 6 नंबरिंग आई। अगर हम दूसरा तरीका देखेंगे ब्लैक से और रेड, ब्लैक से नंबरिंग करूंगी मैं यहाँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। अब इस तरह से नंबरिंग की। जब मैंने सेकंड टाइम नंबरिंग की तो मुझे 2 और 5। अगर कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि 6 और 3 की हम सम करते हैं, 5 और 2 की सम करते हैं, जिसकी सम छोटी आएगी हम उसे उस प्रेफरेंस देते हैं, उसके अनुसार हम उसका आयुपैक सिस्टम नेम लिखते हैं।
अगर 6 और 3 को मिलाया जाए और 5 और 2 को साथ मिलाया जाए, 5 और 2 को मिलाया जाए तो 6 और 3 को मिलाएंगे तो 9, और 5 और 2 को मिलाएंगे तो 7। ये हमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, हमें ये प्रायोरिटी वाला है। ये सेम हमारे घर की कंडीशन है। अगर हमारे घर में छोटे बहन भाई है तो हम उस छोटे बहन भाई को पहली प्रायोरिटी घर में होती है उस तरह से, क्योंकि बड़े बहुत समझदार होते हैं इसीलिए। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ छोटे को ही प्रायोरिटी देंगे। अब अगर हमें इससे नाम लिखना है तो क्या नाम होगा? एनीवन? कितने कार्बन की चेन है ये? 7 कार्बन की। क्या उसका नाम लिखेंगे हम? हेप्ट। क्या लिखेंगे? हेप्ट, और कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन, हेप्ट एन। ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। हम इस तरह इसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी जाएगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट जो हम सेकंड रूल पढ़ रहे उसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी तक, अगर मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दूं, चलो फिर से आप अपने वीडियो को पॉज कीजिएगा और चेक करिएगा कहाँ से नंबरिंग होगी, क्या होगा। यहाँ भी एक ब्रांच है और यहाँ भी एक ब्रांच। यस, कैरी ऑन फटाफट। क्या हुआ भाई? चलो करो, फटाफट करो, चलो। यस, आपने पॉज कर लिया होगा। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ओ क्या क्या नंबर है हमारे? 2, 3 एंड 6। फर्स्ट बार जब हम नंबरिंग की तो 2, 3, 6, और यहां से नंबरिंग करके देखे तो ध्यान से देखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। क्या क्या नंबर्स आए? 2, 5, 6, 2, 5, 6। आपको सम करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं आप तो यहाँ 3 और 5 में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। 3 पहले आता है या 5? हमारे यहाँ 3 पहले आता है, तो 3, 2, 5 and 5, 6, 11, 2, 5, 7 and 7, 6, 13. So priority goes to छोटू। सो हम इसी के अनुसार हमारा आयुपैक सिस्टम का नेम लिखेंगे। तो चलो हम यहाँ रूल लिखेंगे। पोजीशन नंबर ऑफ substituent in the parent chain, position number of parent chain is done according to position number of parent chain done according to parent chain according to number from that end according to numbering from that end from which it has lowest numbering same. Then next rule is, जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं, सपोज यहाँ हमारी पैरेंट चेन सबकी तरफ मिथाइल ग्रुप है,
लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चेंज कर दूं तो हम बहुत इजीली देख सकेंगे। हमें हमारे आईयूपैक सिस्टम ने थर्ड रूल दिया है। उस थर्ड रूल के बारे में इसमें कहा गया है कि हम जो कुछ भी नंबरिंग करेंगे उस नंबरिंग के हिसाब से तो हम लिखेंगे ही, लेकिन नंबरिंग में पहले दिस इज द मिथाइल एंड दिस इज द इथाइल ग्रुप, इथाइल एंड मिथाइल। पहले ई आता है तो हमें पहले ई से शुरुआत करनी होगी, तो हमें अल्फाबेटिकली सब कुछ रन करवाना होता है। तो ये हमारा तीसरा रूल कहता है। थर्ड रूल, in that rule nomenclature is done with alphabetical order, ये हमारा तीसरा रूल कहता है। उसके बाद नेक्स्ट, that is the naming of the compound. Locant number of substituent is written before the name of the substituent. हमें अगर चौथा रूल है तो हम जो भी नंबर लिखेंगे, लोकेंट नंबर is written before name. Then what is the meaning of that locant number? हम लोकेंट नंबर यानी क्या, अगर हम बात करें तो लोकेंट नंबर यानी हम जो यहाँ ये नंबर्स लिख रहे हैं हम उसे लोकेंट नंबर कहते हैं। ये नंबर्स हम क्या कहते हैं, इसे हम लोकेंट नंबर कहते हैं। और इस नंबर के हिसाब से सपोज हमने अभी नेम क्या लिखा था, इसका हेप्ट है, तो हमें यहाँ मिथाइल ग्रुप शो करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2,5 हेप्टेट, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेट। हमने ये वाले लोकेंट नंबर पहले लिखे, ये रूल बताता है। हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम हाइफन देते हैं, कॉमा देते हैं। हम कब हाइफन का यूज करते हैं, हम हाइफन तब यूज करते हैं जब हमें नंबर एंड लेटर्स अलग अलग करने हो। नंबर एंड लेटर्स जब हमें अलग अलग करने हो तब हम हाइफन का यूज करते हैं। और कॉमा कब यूज करते हैं हम, जब हमें दो नंबर से ही अलग करने हो तो हम उसमें कॉमा यूज करते हैं। सो राइट डाउन प्लीज। हम हाइफन, we use hyphen to separate number and letter, and we use comma to separate number from नंबर से ही नंबर अलग करने के लिए हम ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम जो भी लिखते हैं वो इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। और जब भी कोई डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड आए तब उसे हम हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। लास्ट रूल, व्हेन मैं आपको बोलूंगी आप लिखेंगे, दिस इज द लास्ट रूल, व्हेन डाई, try and tetra are coming in our IUPAC system, then this is not considered in our alphabetical order, इस तरह से ये लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने IUPAC सिस्टम के रूल्स पढ़े हैं, इसीलिए हमें ये बहुत अच्छी से रिवाइज करिएगा, इस पे बहुत अच्छे हम कल प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि विद्या सबको मिले। और विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने को सबसे बढ़ता है, तो इसीलिए सबको शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।